प्यारे बच्चों, अभी तक हमने भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय में हिमालय पर्वत, उसका विभाजन पढ़ा। हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण में अगर हम विभाजित करते हैं तो हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक की पहाड़ियां पढ़ा। ये उत्तर से दक्षिण का विभाजन था बच्चों। और फिर पश्चिम से पूर्व का पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय पश्चिम में, और नेपाल हिमालय और असम हिमालय पूर्व में। अभी तक हमने हिमालय पर्वत का विभाजन पढ़ लिया। एक बार रिवाइज करवाया है आपको। आज हम भौतिक स्वरूप में उत्तरी मैदान पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान बच्चों मुख्य रूप से पंजाब या सिंधु का मैदान, ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है। दूसरा है गंगा का मैदान जो रेड कलर में दिखाया गया है। और तीसरा है बच्चों ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन तीनों मैदानों को मिलाकर ही भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। बच्चों, हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं और वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि लेकर बहती हैं। और यहाँ पर्वत से जब वो नीचे उतरती हैं धरातल पर, तो अपने साथ लाई हुई गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इस इलाके में बिछा देती हैं। नदियों द्वारा साथ लाकर बिछाए गए अवसाद से ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। लंबाई है उत्तरी मैदान की 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह क्षेत्र है बच्चों। और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से यह जो उत्तरी मैदान बना है। सहायक नदियां होती हैं बच्चों कि वे नदियां जो मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। और मुख्य नदियां 3 हैं बच्चों, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। धरातलीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। विभाजन देखिए, पंजाब या सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। विभाजन ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब या सिंधु का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान, ये आपको दिखाया था बच्चों कि जो ब्लू कलर में है। मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। आप मैप पे देखिए, हमारे देश में जो पंजाब का क्षेत्र है वो सिंधु नदी के अवसाद से बना है, तो इसे हम पंजाब का उत्तरी मैदान भी कहते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा क्षेत्र बच्चों पाकिस्तान में है, तो इसीलिए इसे सिंधु का मैदान कहा जाता है। मैदान के निर्माण में सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं बच्चों। सहायक नदी अभी आपको बताया था कि जो नदियां मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। दोआबों की संख्या बहुत अधिक है बच्चों। दोआब का अर्थ देखते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। फोटो में देखिए आप, जो ब्लू लाइन है ये नदी दिखाती है। मैप पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ब्लू लाइन यानी पानी और ये नदियों को दिखाती है बच्चों। और दो आब, दो प्लस आब, आब का अर्थ होता है पानी। जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि क्या कहलाएगी? दोआब। और अभी हम पढ़ रहे हैं पंजाब का मैदान, तो वहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच काफी, जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, कई दोआब का निर्माण यहाँ होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ दोआबों की संख्या ज्यादा है। यह देखिए बच्चों इस मैप पे कि जो रेड कलर में दिखाया है भारत का हिस्सा, यह पंजाब का मैदान है। उत्तरी मैदान पढ़ रहे हैं बच्चों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और उस मैदान में भी हम मुख्य रूप से सिंधु नदी, यह सिंधु नदी है बच्चों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं अभी। तो नंबर 2 में जो रेड कलर में दिखाया गया है यह है पंजाब का मैदान। और
जो ब्लू लाइन में दिखाया हुआ है बच्चों, यह हिस्सा आज पाकिस्तान में है। ये सिंधु और सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी इलाका। थोड़ा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पूरे भारत के मानचित्र पर जो है ये जो मैदानी इलाका है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, ये देखिए बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ये है जो रेड कलर में दिखाया है, ये है पंजाब का मैदान, और जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये है सिंधु नदी द्वारा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। हालांकि यह सारा सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा ही बनाया गया है बच्चों, लेकिन हमें हमारे भारत का जो मैदान पढ़ना है उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि जो मैदानी इलाका है वो काफी क्षेत्र में है और कुछ हिस्सा हमारे देश में है, ज्यादातर पाकिस्तान में है। गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदी के बीच स्थित है बच्चों। यह जो रेड कलर में दिखाया है यह गंगा का मैदान है। यह उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल में शामिल है। अब देखिए आप मैप पे बच्चों, जो 3, 4 और 5 जो नंबर दिए गए हैं और जो रेड लाइन में दिखाया गया है आपको ग्रीन कलर से फिल किया हुआ जो मानचित्र, यह है बच्चों गंगा का मैदान। और यह ऊपरी गंगा का मैदान, यह मध्य गंगा का मैदान और यह निचली गंगा का मैदान। ध्यान से देखिए और समझिए बच्चों। रेड कलर में जो मैदान हमने दिखाया है आपको, यह है गंगा का मैदान और मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इसके अंतर्गत जो आने वाले राज्य हैं, जिन राज्यों में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाकर बिछाए गए अवसाद से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे गंगा का मैदान बोलते हैं। तीसरा है बच्चों ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है बच्चों जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास और असम में स्थित है। मैप पे देखिए बच्चों, जो रेड कलर में दिखाने की कोशिश की गई है, रेड कलर के बीच में जो क्षेत्र है यह है ब्रह्मपुत्र का मैदान और यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाकर बिछाए गए अवसाद से बना है। तीनों मैदान आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों, पंजाब या सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये तीनों मैदान जो मिलकर उत्तरी मैदान का निर्माण करते हैं। उत्तरी मैदान की मिट्टी की विशेषता एवं ढाल के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। आप विभाजन देखिए बच्चों। पहला है भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर शिवालिक के समानांतर, आपको ध्यान होगा कि जब हमने हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी तो सबसे पहले हिमाद्री, फिर निम्न हिमालय और फिर है शिवालिक। तो शिवालिक क्योंकि हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, तो शिवालिक के बाद भारत का जो उत्तरी मैदान का निर्माण होना शुरू होता है। और वही हम पढ़ रहे हैं कि आकृतिक आधार पर जो विभाजन है मैदान का वो किस तरीके से है। तो शिवालिक के समानांतर बच्चों साथ साथ जो है 8 से 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है। नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां भारी पत्थरों को यहाँ जमा करती हैं। यह तराई के उत्तर में स्थित है। आइए समझते हैं इस भाबर के प्रदेश को। देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रही हैं। फिर भाबर जो मोटे भारी पत्थर, आपको ध्यान है बच्चों कि जब नदियां हिमालय पर्वत से निकल के नीचे आती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास पहुंचती हैं, तो अपने साथ पर्वतों को काटकर चट्टानें, भारी पत्थर, टुकड़े अपने साथ बहाकर ले आती हैं और इस क्षेत्र में बिछा देती हैं। देखो बच्चों, भाबर जो है वो ब्राउन कलर में जो मोटे मोटे पत्थर मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप ध्यान से देखिए। नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि पत्थर जमा हो जाते हैं, नदियां बहती तो हैं
लेकिन यहाँ दिखाई हमें नहीं देती, इसीलिए कहा है कि यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं। समझ गए ना आप कि भाबर से जो भाबर का अक्षेत्र है उसका निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाए अपने साथ बहा कर लाए गए भारी पत्थरों से हुआ है, और ये पत्थर दिखाने की कोशिश की है। ये ध्यान से समझिए बच्चों, एक बार अगर यह आपको समझ आ गया तो फिर मैदानी इलाके का जो वर्गीकरण है वो समझ आ जाएगा। फिर ये जो ग्रीन कलर दिखाने की कोशिश की गई है, एक बार फिर से देखिए बच्चों, भाबर, यह जो मैप मैंने दिखाया है यह उत्तर से दक्षिण की ओर समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे उत्तर में क्या था हमारा हिमालय। हिमालय के बाद जो हिमालय की जो 3 श्रेणियां हमने पढ़ी हिमाद्री, फिर निम्न हिमालय और फिर शिवालिक। तो शिवालिक दक्षिण में हुआ, तो शिवालिक के साथ साथ जो है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, यह है बच्चों वो पट्टी जहाँ ये पत्थर रखे हैं, और यह है वो भाबर इलाका जहां पर नदियां दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती हैं। नदियां गायब तो कहाँ हुई हैं, यहीं चल रही हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। समझ आ गया होगा बच्चों। तराई, जैसे हमने भाबर पढ़ा तो भाबर के दक्षिण में तराई का अक्षेत्र स्थित है बच्चों। नदियां भाबर से निकलकर पुनः धरातल के ऊपर आ जाती हैं। इस क्षेत्र में भूमि नम है, अत्यधिक नमी वाला अक्षेत्र है। घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। भूमि के अंदर बालू तथा मिट्टी की एक के बाद एक परतें जमती चली जाती हैं। ये देखिए बच्चों, तराई क्षेत्र दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि यह नम रहता है तो हमेशा यहाँ हरियाली रहती है और यहाँ जंगल भी है और वन्य जीव भी पाए जाते हैं। भाबर के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है बच्चों। देखिए, हमने पढ़ा था भाबर में नदियां हमने विलुप्त होती दिखी, लेकिन वो फिर से ये जो ग्रीन पट्टी है, ये ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो है नदियां फिर से निकल आती हैं, सरिताएं या नदियां जो है फिर से निकल आती हैं, और यह है तराई का अक्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखिए, नदियां फिर से निकली, छुपी कहाँ थी भाबर में, दिखाई कहाँ दे रही हैं तराई क्षेत्र में। अब देखिए, हमने हिमालय पढ़ा, हिमालय के दक्षिण में हमने पढ़ा बिल्कुल शिवालिक, शिवालिक के साथ लगती पट्टी 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में हमने पढ़ा भाबर, और यहाँ पे नदियां छुप जाती हैं। लेकिन जब नदियां बाहर निकलती हैं तो यह है बच्चों तराई का क्षेत्र। यहाँ जिस मिट्टी, जो बालू के कण हैं वो हमेशा नम रहते हैं, तराई का एरिया है, पानी जमा रहता है, दलदली भूमि होती है और वन्य जीव पाए जाते हैं और जंगल होते हैं। तो यह है तराई का क्षेत्र। यह उत्तर से दक्षिण है बच्चों, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। इस मैप के जरिए हमने जो आकृतिक आधार पर जो मैदान है उसका जो वर्गीकरण है वो पढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम समतल मैदान का जिक्र नहीं कर रहे बच्चों, कि उत्तरी मैदान जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि मैदान का मतलब है कि जैसा हम पंजाब हरियाणा में देखते हैं कि धरती समतल है और इसे ये उपजाऊ भी है और इसे ही मैदान कहते हैं। लेकिन बच्चों, मैदान में जो है विविधताएं हैं। सबसे पहले भाबर भी मैदान का हिस्सा है, फिर हमने तराई पढ़ा, फिर हम बांगर पढ़ेंगे और खादर पढ़ेंगे। तो इस आधार पर भी उत्तरी मैदान का वर्गीकरण किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर अब हम मैदान पढ़ रहे हैं। तराई के बाद बांगर भूमि के उच्च भाग को कहा जाता है। बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बच्चों, जब नदियां पढ़ रहे हैं, जब मैदानी इलाकों का निर्माण ही नदियों से हो रहा है तो बाढ़ों का जिक्र आना जरूरी है कि हर साल जो है नदियों में बाढ़ें आती रहती हैं और नदियां अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं उसकी जो है परतें जमा होती रहती है। लेकिन जिस एरिया को हम अभी पढ़ रहे हैं बांगर को, वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये जो है एक बार बन गए तो उनके बाद दोबारा इनमें निर्माण होना संभव नहीं है। ये नदी से ऊपरी इलाके हैं बच्चों। ध्यान से देखिए कि अगर बाढ़ भी आएगी
तो बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि यह मिट्टी उपजाऊ तो होती है, मैंने लिखा है कि यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण, पुरानी जलोढ़ का मतलब कभी ना कभी तो नदी द्वारा अवसाद यहाँ लाकर बिछाए गए थे ना, इसीलिए तो बांगर का निर्माण हुआ। तो पुराने जलोढ़ होने के कारण यह नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वर होते हैं। यानी जो ऊपरी क्षेत्र है नदियों द्वारा लाकर बिछाए गए अवसाद से जो निर्माण हुआ है बांगर का, वो उपजाऊ तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना खादर है। खादर हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें चूना कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं। और आपको ध्यान है कि खेती के लिए चूना और जो कंकड़ है वो इतने लाभकारी नहीं होते। तो यह मिट्टी उपजाऊ होती तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं और वो है बच्चों खादर। लेकिन एक बार फिर से हम मैप पे भी बांगर का निर्माण देखते हैं कि बांगर जो है, आपको पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है, यह बांगर का इलाका है कि नदियां द्वारा लाकर बिछाए गए अवसाद से बांगर का निर्माण हुआ और इसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता तो यह इतना उपजाऊ नहीं होता। देखिए बच्चों, इस मैप के जरिए भी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, यहाँ याद कीजिए, भाबर। क्या पढ़ा था? भाबर, फिर है तराई और अब हम पढ़ रहे हैं बांगर। तो बांगर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता बच्चों। यह भी बना तो था नदियों के अवसाद से ही, लेकिन यह पुराना जलोढ़ है और यहाँ अब बार बार जब बाढ़ें आती हैं नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है वो यहाँ नहीं दिखता बच्चों। यह पुराना जलोढ़ है बांगर, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे खादर। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी यहाँ पहुंचता रहता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन होती रहती है, नई होती है। मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। बच्चों, हमें पता है कि जितनी मिट्टी नई होती है उसमें उपजाऊ शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। आप देखिए, ये नदी लगता हुआ एरिया दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो इसमें देखिए कि जब भी बाढ़ आएगी तो सबसे पहले जो मिट्टी है वो नदी तट पर इस क्षेत्र में बसेगी और इसी क्षेत्र को हम खादर कह रहे हैं। और मिट्टी जो है सदैव पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसीलिए तो उपजाऊ है। ठीक है, तो खादर जो मैदान जो हमने पढ़ा इलाका, यह बिल्कुल तट लगता एरिया होता है नदी के और हर साल यहाँ की जो मिट्टी है वो नई होती रहती है। मैप पे दिखाएं आपको। हमने पहले नदियां पढ़ी, उनका उद्गम, फिर हमने भाबर पढ़ा, एक बार फिर से आप देखिए। फिर हमने तराई का क्षेत्र पढ़ा जहां से नदियां फिर से दिखाई देने लगती हैं। फिर हमने बांगर पढ़ा। बांगर अभी पढ़ा है ना बच्चों हमने कि यह पुराना जलोढ़ है। और फिर हम पढ़ रहे हैं खादर। और खादर जो है ये बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों, यानी बिल्कुल ताजा नए निक्षेपों का जो निर्माण है वो खादर कहलाता है। इनका लगभग हर साल जो है निर्माण होता रहता है और ये उपजाऊ भी होते हैं बच्चों और गहन खेती के लिए जो है लाभदायी होते हैं। यह जो एरिया है उत्तर से दक्षिण, भाबर, तराई, बांगर और खादर समझाने की कोशिश की है बच्चों। अब देखिए, हिमालय के दक्षिण में शिवालिक, फिर शिवालिक से हमने पढ़ा कि यह जो एरिया है यह है भाबर, फिर है तराई वाला क्षेत्र, फिर हमने पढ़ा बांगर जो खादर से ऊपर होता है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा खादर। यह नदी दिखाई है बच्चों और नदी के आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? खादर। और एक बात ध्यान रखना है कि यह उत्तर से दक्षिण की तरफ है। देखिए बच्चों, बांगर जो है ये ऊपरी इलाका, ठीक है, यहाँ तक बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाएगा। ये एक बार बन गए तो इसमें बार बार जो है नवीन मिट्टी यहाँ नहीं बचती। और दूसरा है बच्चों खादर, जो फिर से जो है बांगर से निचाई पर है, निचले हिस्से पर है,
इसे खादर कहेंगे। और जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो सबसे पहले मिट्टी खादर में बिछेगी। और आपको ध्यान है, आपको बता दिया गया है कि नई मिट्टी बच्चों उपजाऊ होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं। बांगर से ऐसे याद रखो कि भंगार, जैसे घर के जो पुरानी चीजें हैं उनको हम साइड में लगा देते हैं। और खादर का मतलब कि खाद से जो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इन शब्दों को ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से हम मैप पे देखते हैं हिमालय पर्वत की श्रेणियां। लास्ट जो अंतिम में है बच्चों वो है शिवालिक। फिर शिवालिक से साथ लगता जो एरिया है वो कहलाएगा भाबर, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, भारी पत्थर, भाबर भारी से याद रखिए कि भारी पत्थर यहाँ बिछा दिए गए हैं और नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर है बच्चों तराई क्षेत्र। यहाँ से नदियां फिर से निकलती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और यह जो इलाका है वो हमेशा नम और दलदली क्षेत्र है और जंगलों वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है वन्य जीव पाए जाते हैं। एक बात जो बतानी रह गई बच्चों वो ये कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत के तराई क्षेत्र में कृषि भूमि दी गई थी, जिससे जंगलों का वहां सफाया कर दिया गया, साफ कर दिए गए ताकि खेती की जा सके। तो ये वो क्षेत्र है तराई। और ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे मकान बनाते वक्त हम बार बार तराई करते हैं ताकि नमी बनी रहे, ठीक है। तो तराई का जो क्षेत्र है वो है नमी का जो क्षेत्र है। फिर है बच्चों बांगर। ये है पुराना जलोढ़ है। यहाँ तक बाढ़ का जो पानी है, जो अवसाद है मिट्टी द्वारा, नदी द्वारा जो अवसाद बहा कर लाए गए हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। यह ऊंचाई पर होता है, ठीक है। और अंत में खादर, जो नदी के साथ लगता एरिया। और खादर में बच्चों उपजाऊ शक्ति जो है वो ज्यादा होती है। तो उत्तर से दक्षिण आपको आकृतिक आधार पर चारों जो विभाजन है भाबर, तराई, बांगर और खादर अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। आशा करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। खूब मेहनत कीजिए बच्चों और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।